ओरेकल बेसिक्स के बारे में समझते हैं, या आप ऐसा समझो इस क्लास में हम देखेंगे कि ओरेकल है क्या, ठीक है, ओरेकल कंपनी का जो ओरेकल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें हम काम कैसे करते हैं, कैसे हम रिलेशनल डेटाबेस को यूज करते हैं, कैसे रिलेशनल डेटाबेस में हम क्वेरी फायर करते हैं, सारी चीजों के बारे में, और कहना चाहिए साथ में उसके हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे हम कि ओरेकल कंपनी कब आई, ठीक है, कौन उसका सीईओ है, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो हम ओरेकल के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है, तो सारी हिस्ट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में। आज के क्लास में हम कवर करेंगे बच्चे प्री रिक्वेस्टीज अबाउट ओरेकल, देन OORDBMS, देन हिस्ट्री ऑफ ओरेकल, और कौन कौन से एडिशंस अवेलेबल है, या कहना चाहिए कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल है ओरेकल के मार्केट में जिसको आप यूज कर सकते हो। तो अगर हम सिंपल बात करें बच्चे ओरेकल डेटाबेस के लिए, या कहना चाहिए ओरेकल में सबसे पहले हम एसक्यूएल की बात करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एसक्यूएल की बात करें या ओरेकल की बात करें, तो कोई देखो कोई प्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जावा आना चाहिए या C++ आना चाहिए या कहना चाहिए आपको पाइथन आना चाहिए तभी आप ओरेकल समझ पाओगे। तो ये जो है इसको समझने के लिए कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी नहीं है। सिंपल अगर बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो सबसे अच्छी बात है, ओरेकल को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डायरेक्टली आपके पास सिंटेक्स है, उस पर्टिकुलर सिंटेक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कमांड दिए हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर कमांड के सेट्स हैं, कमांड के प्रोटोकॉल है, उस पर्टिकुलर कमांड के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, या कहना चाहिए क्वेरी फायर करते हो। तो अगर हम ओरेकल की बात करें तो जो ओरेकल है वो आपका एक OORDBMS है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में कि RDBMS का मतलब हुआ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। R फॉर रिलेशनल, ठीक है, और D फॉर डेटाबेस, B फॉर सॉरी D फॉर डेटा, B फॉर बेस, M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम करते क्या है, हमारे पास जो डेटा होता है टेबल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत सारे डेटा होता है। अब बहुत सारा डेटा होगा तो अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो क्वेरी फायर करते हैं इसलिए करते हैं कि हम आपस में टेबल्स को जोड़ पाए, रिलेट कर पाए, और रिलेट करके उनसे वैल्यूज को फैच आउट कर पाए, उनसे वैल्यूज रिट्रीव कर पाए, ठीक है। तो अगर हम ओरेकल की बात करें तो ओरेकल क्या है, एक आपका सिंपल RDBMS है। कैसा RDBMS है, जिसमें O का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, और O फॉर ओरिएंटेड, देन R फॉर रिलेशनल, DB फॉर डेटाबेस, S फॉर सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें OORDBMS की तो O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ओरिएंटेड, R फॉर रिलेशनल, D फॉर डेटाबेस, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। तो आपका ये आपको क्या सिंबलाइज करता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सिंपल हम अगर बात करें तो ओरेकल इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसमें टेबल्स के थ्रू आप क्वेरीज तो कर रहे हो, टेबल और रो के टर्म में, या कहना चाहिए टेबल रोज और वैल्यूज के टर्म में आपका डेटा स्टोर तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। समझने की कोशिश करेंगे आप इसको। तो अगर हम सिंपल इनको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो अगर आप देखो तो इसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी वो डेटा यूज होगा, डेटाबेस यूज होगा, देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, देन रिलेशनल DBMS की बात करेंगे या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें डेटा की और इंफॉर्मेशन की। ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में पढ़ाया हुआ बच्चे कि जो डेटा क्या होता है, सिंपल रॉ कंटेंट, सिंपल रॉ कंटेंट, ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है, कोई ग्राफिक्स हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, ठीक है, कोई बाइनरी वैल्यूज हो सकती है। ये सारे के सारे आपका डेटा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप डेटा को प्रोसेस कर देते हो
ठीक है। डेटा को जब आप प्रोसेस कर देते हो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब भी आपने डेटा को प्रोसेस कर दिया दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हो कि उसको इंटेलिजेंट फॉर्म में या मीनिंगफुल फॉर्म में आप उसको अगर आप चेंज कर देते हो तो इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज में आपके पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ये आपका डेटा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू एंटर होता है और उसको अपना रिजल्ट देखना देखना है, तो सिंपल सी बात है केवल उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। क्या इंफॉर्मेशन आएगी? उसका आईडी आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, उसके मार्क्स आ जाएंगे, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। अब ये क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस्ड है। अगर आप देखो तो ये प्रोसेस्ड है, प्रोसेस डेटा है। मतलब डेटा को आपने प्रोसेस करके केवल रिलेवेंट चीजों को निकाला, केवल रिलेवेंट चीजों को, कंप्लीट रॉ डेटा को आपको नहीं दिखाना है, केवल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपको दिखाना है जो कि चीज उसके लिए जरूरी है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए मीनिंगफुल है। तो सिंपल सी बात, हमको ये बात समझ में आई कि मीनिंगफुल जो आपका डेटा है वो आपका इंफॉर्मेशन है, या जो प्रोसेस डेटा है वो आपका इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड डेटा है। अब मेरे रिलेवेंट या उस कोई अमित नाम का स्टूडेंट है, उस अमित नाम के स्टूडेंट से रिलेवेंट जो डेटा होगा वो उसका इंफॉर्मेशन होगा। जैसे अमित का रिजल्ट, अगर वो ऑनलाइन सिस्टम का यूज करता है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू एंटर करता है और मार्क्स नाम के टैब पे जाता है या मार्क्स नाम के मेन्यू पे जाता है, तो जैसे ही मार्क्स को क्लिक करेगा उसका आईडी आएगा और उसके पूरे के पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स दिख जाएंगे। तो ये उसकी क्या हो गई? इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। तो सिंपल अगर हम समझे तो डेटा इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड डिटेल्स लाइक टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, फिगर्स, symbols and description of things. It is a raw list of facts that are processed to gain information. The main example of data are weight, prices, cost, number, item sold, employee name, product name, student information, और आप बोल सकते हो टीचर इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे आपके, सॉरी, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा, ठीक है। ये सारे के सारे हम किसकी बात करेंगे? डेटा की बात करेंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या हो गया? इट इज अ डेटा दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ मोर यूजफुल और इंटेलिजिबल फॉर्म। जैसे कि टाइम टेबल हो गया, मेरिट लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, हेडेड टेबल, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, पे स्लिप, रिसिप्ट, रिपोर्ट्स, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एंड देयर रोल नंबर्स फ्रॉम डेटा, द रिपोर्ट कार्ड शीट इज इंफॉर्मेशन। जो रिपोर्ट कार्ड शीट है या मार्क्स वाली इंफॉर्मेशन है वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। और कंप्लीट स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या है? डेटा है। और डेटाबेस तो हमने बेटा पढ़ लिया था। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन इजीली बी एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड। सिंपल सी बात है, डेटाबेस मतलब किसका कलेक्शन है? आपके टेबल्स की कलेक्शन है। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, और ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, ज्वाइंट है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइज है कि ये ज्वाइंट है जिससे कि आप प्रॉपरली डेटा को एक्सेस कर सको, उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाओ और अपडेट कर पाओ। इस पर्पस के लिए आपका डेटाबेस होता है, ठीक है। सो इन आवर एग्जांपल अ डेटाबेस विल बी अ कॉलेज और स्टोरेज ऑफ ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू द बिजनेस एंटिटीज। जैसे कि हम अगर कॉलेज लेवल की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यूनिवर्सिटी का डेटा जो होगा अलग अलग टेबल्स में होगा, उनका कंप्लीट कलेक्शन, इंटर रिलेटेड कलेक्शन डेटाबेस होगा। जैसे कि फैकल्टीज की इंफॉर्मेशन, डिटेल अबाउट कोर्सेज, डिटेल अबाउट स्टूडेंट्स, डिटेल अबाउट लाइब्रेरी, डिटेल अबाउट आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस का पार्ट होता है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा that is organized in the way that we can use or access in a simpler manner, or you can manage, update और एक्सेस इन अ सिंपलर मैनर, इसीलिए डेटाबेस बनाया जाता है। तो अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करें, लाइक जैसे अमेजन यूज करते हैं, ठीक है, तो अब अमेजन यूज करता होगा तो अमेजन अमेजन के अंदर आपके क्या होंगे? प्रोडक्ट के डिटेल्स होंगे, कस्टमर के डिटेल्स होंगे, बिलिंग डिटेल्स होंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स होगी। तो भी आपका एक डेटाबेस का एग्जांपल हुआ। फेसबुक की बात करो तो फेसबुक में आपके पास क्या होता है? डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं,
ठीक है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स को आप मैनिपुलेट करते हो, फोटोज अपलोड करते हो, वीडियो शेयर करते हो, टेक्स्ट मैसेजेस करते हो, तो उसका भी एक डेटाबेस है। तो हम यहाँ ये कहना चाहिए इन सारी सिनारियोज में हम डेटाबेस यूज करते हैं। हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल के टर्म में भी आप डेटाबेस का यूज करते हो, यूनिवर्सिटी के टर्म में भी डेटाबेस का यूज करते हो। सो वे ऑफ स्टोरिंग डेटा इन द डेटाबेस। अब डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के तरीके की हम बात करें। अब अगर मोस्टली हम बात करें, अगर हम आरडीबीएमएस की बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियस हम आरडीबीएमएस की बात कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द डेटाबेस स्टोर्ड देयर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। तो बट ऑब्वियस है, अगर आप जितने भी डेटाबेसेस की बात करोगे, तो जो डेटाबेसेस हैं वहां जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल को हम क्या बोलते हैं? रिलेशंस भी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस स्टोर देयर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब एक टेबल में आपके पास क्या होगा? वन या मोर कॉलम्स होंगे जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वन और मोर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी डेटा टाइप को बिलोंग करेगा। एक एट्रीब्यूट किसी डेटा टाइप को बिलोंग करेगा, या कहना चाहिए एक कॉलम किसी डेटा टाइप को बिलोंग करेगा, दूसरा किसी और को, या सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ईच कॉलम इज असाइंड अ स्पेसिफिक डेटा टाइप सच एज नंबर, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और अ डेट। ठीक है, ईच रो इन द टेबल हैज अ वैल्यू फॉर ईच कॉलम। हर रो जो होगा वो क्या बताएगा? एक स्पेसिफिक वैल्यू बताएगा उस कॉलम के लिए। ठीक है, और वो उसी डेटा टाइप को बिलोंग करेगा। जैसे देखो बच्चे, अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो गया? टेबल हो गया, एम्प्लॉय टेबल हो गया, ठीक है, या एंटिटी सेट हो गया। अब जो हम एक एक रो की बात कर रहे हैं, ये जो एक एक रो है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट, हम एक रो की बात करें या दूसरे रो की बात करें, ये सारे के सारे क्या होंगे? एंटिटी वन या टपल वन या रिकॉर्ड वन। एंटिटी वन, टपल वन या रिकॉर्ड वन हम बोलेंगे, सीधी सी बात है, या रो वन भी बोलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, हम इसको क्या बोलेंगे? रो वन भी बोलेंगे। ठीक है, ये जो कॉलम्स हो गए इनको ही हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, एक कॉलम से रिलेटेड जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उसको हम डोमेन बोलते हैं उस कॉलम का। ठीक है, ये डेटा वैल्यूज हो गए। ठीक है, अब अगर आप देखो तो एम्प्लॉय आईडी एक डेटा टाइप का होगा, ईनेम एक डेटा टाइप का होगा, एड्रेस अलग डेटा टाइप का हो सकता है, सैलरी न्यूमेरिक डेटा टाइप का है, देखो नंबर डेटा टाइप का है, फोन नंबर नंबर डेटा टाइप का है, तो सबका डेटा टाइप अलग अलग है। तो एक कॉलम में एक ही डेटा टाइप बिलोंग कर सकता है, सीधी सी बात है, मिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब रिलेशनल डेटाबेस की हम बात करें। अब रिलेशनल डेटाबेस को समझने का तो तरीका वही है बच्चे, जो हम पिछली क्लासेस में हमने देखा कि आपके पास अगर दो टेबल है, ठीक है, और अगर मान लो अगर हमारे पास जो एक टेबल है वो एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो यहां हो गया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और इसका एड्रेस। ठीक है, दूसरे हम टेबल की बात कर रहे हैं, वो आपका टीचर टेबल है। ठीक है, तो अगर हम टीचर टेबल की बात करें तो यहां हो जाएगा टीचर आईडी, टीचर नेम और स्टूडेंट आईडी। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों टेबल को जोड़ के पता करना है कि जो 105 रोल नंबर है उसको कौन सा टीचर पढ़ाता है। तो बट ये समय क्या करूंगा? यहां जाके देखूंगा कि 105 वाला जो है, 105 वाला स्टूडेंट कौन सा है, उस 105 वाले स्टूडेंट को मैं यहां फैच कर लूंगा। और मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि ये जो स्टूडेंट आईडी होगा वो प्राइमरी की होगा अगर ये पूरा का पूरा जो कॉलम है वो यूनिक भी है और नॉटनल भी है। मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और नॉटनल कर रहा है। मैं बता रहा हूं बेटा, जो मैंने कीज आपको बताए थे, कीज के कंसेप्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। वो नहीं समझ में आया फिर से दोबारा पढ़ो। आज की आज कीज कंप्लीट हो जाने चाहिए, आगे पूरे कंप्लीट एसक्यूएल में इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर नॉर्मलाइजेशन में भी जरूरत पड़ेगी। तो कीज जो मैंने आपको बताया है, मैंने वीडियो तुरंत शेयर भी कर दिया है, उसको आपको तुरंत पढ़ना है बच्चे। कोई भी डाउट होता है आप तुरंत मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन कीज क्लियर होना जरूरी है। तो मैंने बताया था कि यहाँ एक क्या है, आपका प्राइमरी की है। अब जो प्राइमरी को होता है उसी को दूसरे टेबल में यूज करते हैं दोनों टेबल को जोड़ने के लिए। ठीक है, दोनों टेबल को रिलेट करने के लिए। दूसरे टेबल में उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। ये भी चीजें मैंने बताई, फॉरेन की भी समझाया हुआ है। ठीक है, प्राइमरी की भी बताया हुआ है, फॉरेन की भी बताया हुआ है। तो बेटा रिलेशनल डेटाबेस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब आपको दो टेबल को रिलेट करना हो, जब आपको दो से ज्यादा टेबल से रिलेट करके वैल्यू चाहिए होता है। ठीक है, सिंगल टेबल से आपका काम नहीं हो पाता है, जब रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हमको दो टेबल को जोड़ना पड़े। और जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? एक टेबल का जो प्राइमरी की होता है दूसरे टेबल पे हम उसको रखते हैं जो कि फॉरेन की कहलाता है।
उसके बेस पे हम उनको लिंक करते हैं, और लिंक करने के बाद हम उसकी वैल्यूज को फैच करते हैं, हम ऐसे इनको जोड़ पाते हैं, इसलिए रिलेशनल डेटाबेस की जरूरत है। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि रिलेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स व्हिच कैन बी लिंक्ड और रिलेटेड बेस्ड ऑन डेटा कॉमन टू ईच। अभी डेटा कॉमन मतलब वही प्राइमरी की और फॉरेन की बात कर रहा है, मतलब एक टेबल में जो प्राइमरी की होगा उसी को दूसरे में रख लेंगे जिससे कि हम आपस में रिलेट कर पाए, जो वहां फॉरेन की कहलाएगा। इसका एग्जांपल आप समझो, अगर यहाँ स्टूडेंट आईडी नहीं होता, एक कॉलम नहीं होता, तो आप इन दोनों टेबल को रिलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई कॉमन कॉलम है ही नहीं। जब तक कॉमन डेटा नहीं होगा, जब तक कॉमन कॉलम नहीं होगा, आप आपस में उस टेबल को जोड़ नहीं पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। तो दिस कैपेबिलिटी, जो कॉमन वाली बात कर रहे हो, दिस कैपेबिलिटी इनेबल अस टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा इन वन और मोर टेबल विद अ सिंगल कमांड। तो ये हमको बात अब समझ में आ गई कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिससे कि हम दोनों टेबल को आपस में जोड़ पाए। तो जैसे कि देखो, मैंने यहां भी एग्जांपल बताया, जैसे ये ब्रांच नाम का टेबल है, इसमें ब्रांच नंबर है, ये आपका प्राइमरी की है, ठीक है। अब मैंने इसको दूसरा रिलेशन जो है स्टाफ वाला है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी निकालनी है जो कि ब्रांच टेबल में से, ब्रांच टेबल से में भी होंगी, और ब्रांच टेबल के बेस्ड पे आप क्या करोगे, इसको स्टाफ टेबल में से जाके आप क्या करोगे बच्चे, स्टाफ से टेबल से कोरिलेट करोगे, और तब जाके आपको इंफॉर्मेशन निकल पाएगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप ऐसा बताओ कोई इंफॉर्मेशन जिसमें कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि B005 ब्रांच में हाईएस्ट सैलरी किसकी है, B005 ब्रांच में हाईएस्ट सैलरी किसकी है, अब यहाँ सैलरी तो है ही नहीं, तो इस ब्रांच नंबर को मैंने स्टाफ वाले में रख दिया, सैलरी यहाँ है, सैलरी यहाँ है, तो अब मैं सैलरी वाले को एक्सेस कर पाऊंगा और इसमें से मैक्स सैलरी निकाल दूंगा। मेरे पास मैक्स नाम का कमांड होता है, जिससे कि मैं क्या कर दूंगा, इस सैलरी में से जो भी मैक्स होगा वो निकालूंगा, और देखूंगा कि वो मैक्स वाला आईडी B005 को बिलोंग करता है या नहीं करता है। नहीं करता है तो क्या करूंगा, जैसे कि मेरे पास दो मैक्स वाले हैं, B005 यहाँ भी है, B005 यहाँ भी है, इन दोनों में से मैक्स कौन सा है, वो मैक्सिमम सैलरी में रिटर्न कर दूंगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको दो टेबल के बेस पे आपको वैल्यू चाहिए होता है, तब आप क्या करते हो, उसको रिलेट करते हो प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस में। एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज होता है उसको ज्वाइन करने के लिए, और दूसरे टेबल में उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। तो अब हमको आरडीबीएमएस का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आरडीबीएमएस कुछ नहीं, एक प्रोग्राम है और सॉफ्टवेयर है जो क्या अलाउ करता है यूजर्स टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन अ डेटाबेस। जैसे यूजर इंटरेक्ट होता है डीबीएमएस के थ्रू, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, और डेटाबेस से कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के बाद जो वैल्यूज रिट्रीव होनी होती है रिट्रीव होती है, और यूजर को उस पर्टिकुलर व्यू में दिखता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में शो होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने बोला, यूजर ने क्या किया, यूजर ने रिक्वेस्ट की, अब बीच में क्या है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट को मशीन, यहाँ पर रिक्वेस्ट जो भेजी जाएगी यहाँ पास मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और तब जाके डेटाबेस से रिट्रीवल होगा, डेटाबेस से आएगा यहाँ पास। अब ये क्या होगा, यूजर व्यू में या यूजर रिप्रेजेंटेटिव व्यू में चेंज होगा, जिससे यूजर को लगे कि हाँ ये अच्छा ऑर्गेनाइज वे में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो डेटा बहुत होगा, यहाँ केवल उसको उसके रिलेवेंट डेटा चाहिए, तो यहाँ इसके यूजर के पास उससे रिलेवेंट डेटा आएगा और उसको विजुलाइज कर पाएगा। तो इसका मतलब जो आरडीबीएमएस की ऑपरेशन है उसमें वो क्या क्या करता है, डेटाबेस क्रिएट करना, मतलब टेबल्स क्रिएट करना, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना, रिकॉर्ड सेलेक्ट करना, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारे काम आरडीबीएमएस के थ्रू होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होते हैं, ठीक है। अगर हम पॉपुलर आरडीबीएमएस की बात करें बेटा, तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे पॉपुलर आरडीबीएमएस में आप देखो, ओरेकल यूज होता है सबसे ज्यादा, माई एसक्यूएल यूज होता है, माई एसक्यूएल सर्वर यूज होता है, एसक्यूएल लाइट यूज होता है, पोस्टग्री एसक्यूएल यूज होता है, डीबी2 यूज होता है आईबीएम का, ठीक है। अलग अलग कहना चाहिए कंपनीज के प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ ओरेकल की, तो अगर आप देखो कंप्लीट वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप में बता रहा हूं, ये आपका 90 कहना चाहिए 2019-20 का डेटा के बेस पे है, ठीक है। तो 2019-20 के डेटा के बेस पे अगर आप देखो तो टोटल मार्केट कैप जो है 42%, 42% मार्केट कैप ओरेकल ने कवर करके रखा है। ओरेकल खुद कंपनी भी है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा सैलरी देती है बच्चे। और अगर इसमें आप अगर डीबीए पे चले जाओ, डीबीए लेवल पे, तो समझ लो बहुत आराम से 10 से 15 लाख का पैकेज बहुत ही आराम से मिलना है, ठीक है। और जैसे जैसे सीनियर लेवल बनते जाओ तो 20-25 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया, ठीक है।
इतना बड़ा मार्केट कैप है ओरेकल का, समझ लो। दूसरे के कंपैरिजन में टेरा डेटा, सैप, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, कंपनी के कंपैरिजन की बात करें, ओरेकल सॉफ्टवेयर भी है, किसका? ओरेकल कंपनी का ही, जिसमें हम क्या कहते हैं एसक्यूएल पीएल स्किल पढ़ेंगे ना, वो ओरेकल प्रोडक्ट भी है और ओरेकल कंपनी का नाम भी है। यहाँ बाकी मैं कंपनी का नाम दे रहा हूँ, टेरा डेटा, सैप, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इनके कंपैरिजन में देखो अकेला 42% जो है कहना चाहिए आपका अकेले ओरेकल ने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इसकी यूजेबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, और कहना चाहिए बहुत सारी चीजें ऐसे ही, मतलब कहना चाहिए आपको बड़े ही सिंपल वे में मिलता है, इसलिए ओरेकल की तरफ झुकाव जो होता है लोगों का ज्यादा होता है। कंपनीज भी जो है, एंटरप्राइजेस भी जो है ओरेकल ज्यादा से ज्यादा यूज करती हैं इनके कंपैरिजन में, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में या आईबीएम के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें OORDBMS की, तो जो ओ टर्म है वो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, विच मींस दैट RDBMS सपोर्ट्स द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑल्सो। इसका मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो है ही, मतलब टेबल्स में आप डेटा को स्टोर कर ही रहे हो, साथ में अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो बट ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पहले ही आपने पढ़ लिया हुआ है, जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन मतलब रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन बोथ इनटू अ सिंगल यूनिट। ये सारे कंसेप्ट्स को आप यहाँ आरडीबीएमएस में यूज कर सकते हो, ठीक है, ओरेकल के थ्रू। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है, इसलिए वो टर्म यूज हो रहा है। इसको स्टार्ट करने वाला जो ओरेकल कंपनी है, अगर आप गूगल करोगे तो ओरेकल कंपनी जो है उसको स्टार्ट किया था लैरी एलिसन ने, यही है लैरी एलिसन, 1977 में, ठीक है। उसका सबसे पहले नाम था एसडीएल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज। ओरेकल कंपनी का नाम था सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, जब ये 1977 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट करने वाले का नाम है लैरी एलिसन, ठीक है। लैरी एलिसन का पूरा नाम है लॉरेंस जोसेफ एलिसन। अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है, इन्वेस्टर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, हु इज अ को-फाउंडर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ओरेकल की हिस्ट्री की हम बात करें, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आरडीबीएमएस का जो कंसेप्ट आया था वो ओरेकल के वर्जन 1.0 में आया था इन असेंबली लैंग्वेज, लेकिन ये पब्लिकली कभी रिलीज नहीं हुआ। सबसे पहले वर्जन 1.0 ओरेकल का जो लॉन्च हुआ उसमें आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट आया था, जो कभी रिलीज नहीं हुआ पब्लिकली। फिर 1979 में ओरेकल V 2.0 आया, ठीक है, और इसका नाम चेंज होकर हो गया रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन। 1982 में ये ओरेकल कॉर्प बन गया, ओरेकल कॉर्पोरेशन। 1983 में इसका वर्जन 3.0 रिलीज हुआ था, विच वॉज कंप्लीटली रिटन री रिटन यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ओरेकल पूरा का पूरा रिटर्न किसमें बनाया गया था? सी में बनाया गया था, जो उसका वर्जन 3.0 था, ध्यान रखना। वैसे ही अगर हम बात करें आगे, तो रिवॉल्यूशन जब आया, वो आया रिवॉल्यूशन ओरेकल 8i के बाद। 1999 में ओरेकल 8i आया, और यहाँ जो आई है वो बताता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी को, मतलब सिंपल सी बात है इंटरनेट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। फिर 2001 में 9i लॉन्च किया गया, फिर 2003 में 10G लॉन्च किया गया। अब यहाँ जो जी था वो ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए था, ठीक है, ग्रिड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। फिर 2007 में 11G आया, जो OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग या OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, TP फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, AP फॉर एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। फिर 2014 में अगर हम बात करें तो 2014 में ओरेकल 12C लॉन्च हुआ, और यहाँ जो सी का मतलब है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग को भी सपोर्ट करने के लिए, हाई एंड डिजाइन को सपोर्ट करने के लिए, हाई एंड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करने के लिए जो कहना चाहिए ओरेकल लॉन्च किया गया, दैट इज 12C, सी फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर 2018 में ओरेकल का 18C लॉन्च हो चुका है, ठीक है, जो पहला ऑटोनोमस डेटाबेस है, वर्ल्ड का पहला ऑटोनोमस डेटाबेस है, ठीक है, फुली ऑटोनोमस। फिर अगर हम बात करें ओरेकल का फाइनल वर्जन, जो अभी तक की हम बात करें, जो सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, ओरेकल 19C है, जो 2019 में लॉन्च हुआ है, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, अभी तक के डेट में सबसे लेटेस्ट वर्जन 19C है।
तो अगर आप देखो इसकी हिस्ट्री तो आप समझ सकते हो। ये देखो 19C, ऑटोमेटेड टेस्टिंग ऑफ क्वेरी प्लान्स, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, ये ऑटोमेटेड है, कंप्लीट ऑटोमेटेड। ओरेकल 18C, पॉली ये देखो ये आपका 2019 में आया, ये 18 में आया। ओरेकल 18C पॉलीमॉर्फिक टेबल फंक्शन एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन। ये 12C था क्लाउड के लिए, क्लाउड प्लग्स के लिए। 11G ग्रिड के लिए। 10G स्टार्ट हुआ था ग्रिड कंप्यूटिंग की। फिर ओरेकल 9 आई, दैट इज ओरेकल आरएसी, ठीक है। ओरेकल 8 आई इंटरनेट के लिए। ओरेकल 8 ऑब्जेक्ट्स एंड पार्टीशनिंग के लिए। 7 PL/SQL स्टोर्ड प्रोग्राम के लिए सबसे पहले। फिर ओरेकल 6, ओरेकल 5, ओरेकल 3, 4, 3, ओरेकल 2, ओरेकल 1। ये 1978 से 2019 तक के कंप्लीट वर्जन की लिस्ट है, ठीक है, जिसमें से हम जो पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली ओरेकल 11G में कमांड्स को रन करेंगे। हमें जो एसक्यूएल और PL/SQL कमांड रन करने हैं वो आप इसके किसी भी वर्जन में रन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो करेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली 11G में करेंगे। मैं देख लूंगा अभी ओरेकल 11G का सॉफ्टवेयर, मैं एक बार देखूंगा कि आपको मैं कैसे अवेलेबल करा पाऊं, और फिर उसके बाद हम इंस्टॉलेशन के बाद उसके कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम एडिशंस की बात करें, ठीक है, तो जो ओरेकल के एडिशंस हैं, अगर आप देखा जाए तो टोटल 5 एडिशंस है, 5 एडिशन है, लेकिन 3 जो है बहुत ही कॉमन है। जैसे ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन, एक है ओरेकल स्टैंडर्ड एडिशन, फिर है ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन, ठीक है। अब इसमें तो ये 3 की बात कर रहे हैं। फॉर लर्निंग पर्पज ऑल आर फ्री टू डाउनलोड, ये सारे के सारे फ्री टू डाउनलोड है। बट फॉर कॉमर्शियल यूज फर्स्ट 2 आर पेड, ये दोनों पेड है और तीसरा फ्री है, ठीक है। लर्निंग पर्पज के लिए आपके पास, लर्निंग पर्पज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल पर्पज के लिए दोनों जो है आपके कहना चाहिए पेड है, क्योंकि ये एंटरप्राइज के लिए स्टैंडर्ड एडिशन है, ये जनरली बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है। ये ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन जो है वो आपका फ्री है, ठीक है, कॉमर्शियल यूज में ही फ्री है, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ आता है। तो अगर हम बात करें ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन की, तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव एडिशन ऑफ ओरेकल, सबसे एक्सपेंसिव है बिजनेस के लिए, ठीक है। नो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीपीयू, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है सीपीयू की प्रोसेसिंग। अब सीधी सी बात है, अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स है, मल्टीपल प्रोसेसर, तो बट ऑब्वियस है आप मल्टीपल प्रोसेसर्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर पाओगे, तो इसलिए सबसे एक्सपेंसिव है। मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है, डेटाबेस साइज की कोई लिमिट नहीं है, इंक्लूड प्रीमियम फीचर दैट आर नॉट अवेलेबल इन अदर एडिशन, इसीलिए इसको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, ध्यान रखना। दूसरे की बात करें स्टैंडर्ड एडिशन, लिमिटेड टू लिमिटेड एडिशन ऑफ एंटरप्राइज। लिमिटेड, लिमिटेड मतलब इसमें सीपीयू क्या होंगे, थोड़े कम होंगे, मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है, डेटा बाइस साइज की लिमिट नहीं है, लेकिन सीपीयू थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन अब बात सीधी सी बात हो गई, तो मेनी फीचर्स तो आ गए, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स तो आ गए, लेकिन एंटरप्राइज एडिशन में अगर आप देखो तो एंटरप्राइज में नंबर ऑफ सीपीयू की भी कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं कितने भी आपके नंबर ऑफ जो नो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीपीयू, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए, या कहना चाहिए हाई एंड कंप्यूटेशन के लिए, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका सबसे अच्छा कौन सा है, ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन, जो कि सबसे महंगा प्रोडक्ट है। उसी का थोड़ा सा लोअर वर्जन आ गया स्टैंडर्ड एडिशन, जिसमें कि आपके पास जो सीपीयू होंगे वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लिमिटेड होंगे, लेकिन मेमोरी और साइज की दिक्कत नहीं होगी, बस केवल सीपीयू लिमिटेड होगा, ठीक है। सो इंक्लूड मेनी फीचर्स बट नॉट एज मेनी एज एंटरप्राइज एडिशन। अब आ गया ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन की बात करें। ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन इज अ फ्री टू यूज वर्जन ऑफ द ओरेकल डेटाबेस, बट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरी वर्जन, सारे वर्जन के लिए नहीं है। दीज आर द फीचर ऑफ ओरेकल डेटाबेस XE80C 18C, लिमिटेड टू 2 CPUs, 2 CPUs होंगे, ठीक है। कैन यूज द मैक्सिमम 2 GB ऑफ रैम, 2 GB रैम आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड हैज 12 GB ऑफ यूजर डेटा, और यूजर का डेटा कितना मैक्सिमम आप स्टोर कर पाओगे, 12 GB का। वेरी लिमिटेड फीचर, लिमिटेड फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि तीनों में डिफरेंस कहां है, सीपीयू में, मेमोरी में, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है फीचर्स अपने आप तीनों में आप देखोगे तो सबसे ऊपर वाला जो हमने बात की थी डबल ई की, ठीक है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग था, एंटरप्राइज एडिशन सबसे पावरफुल है। फिर आपका कौन सा आया, स्टैंडर्ड एडिशन, फिर आपका आपका एक्सप्रेस एडिशन आता है।